ये टेबल शिवांश खुराना के लिए रिजर्व्ड है। आप यहाँ नहीं बैठ सकती। वेटर ने उसके आगे हाथ जोड़े। हमारा खाना लाओ बस, तुम्हारे शिवांश खुराना को मैं खुद देख लूँगी। वो लापरवाही से शान से वहाँ बैठी, इस बात से बेखबर कि शिवांश खुराना के लिए बिजनेस मीटिंग्स के दौरान मामूली सी रुकावट भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। तभी वो फॉरेन डेलीगेट्स के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा तो कॉलेज यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियों को अपनी जगह पर बैठा देख मुट्ठियां भींच गया। मैनेजर, 2 मिनट में अपने इन थर्ड क्लास मेहमानों को रेस्टोरेंट से निकालो, वरना उसकी धाड़ पर नैना की आंखें नम हो गईं। भगवान करे तुम्हें कुत्ते काटें अमीरजादे। अपनी जमा पूंजी से पहली बार 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। नैना का नोट पढ़ते शिवांश खुराना के सख्त चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। 5 स्टार रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही उसने मज़े से अपने लंबे बालों की चोटी को कंधे पर डाला और कंधे उचकाते हुए आंखें घुमाकर अंदर आ गई। ये तो सच था कि वो ज़िंदगी में पहली बार किसी शानदार 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी, वो भी स्नेहा और रश्मि के साथ। और इसके लिए वो पिछले कितने महीनों से पैसे इकट्ठे कर रही थी। यार ये तो बहुत बड़ा है, अपनी औकात से भी बाहर। चलो किसी और जगह से खा लेते हैं, स्नेहा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर झुकते हुए कहा। उसने शानो बेपरवाही से अपनी लट को कान के पीछे किया। जी नहीं, जब अपनी जेब गर्म है तो फ़िक्र की क्या ज़रूरत है। उन दोनों का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई। बड़े बड़े चेहरे जिन पर गुरूर छाया हुआ था, शानदार कपड़े, इधर उधर घूमते हुए वेटर्स। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शानदार से महल में हो। ज़िंदगी में एक बार उसे पिताजी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए थे जब वो छोटी थी, और अब स्नेहा और रश्मि के साथ आई थी खुद। एक शानदार से टेबल के पास से गुजरते हुए वो धड़ाम से कुर्सी खींच कर बैठ गई। ये अच्छा है, कितना सुकून है। हमेशा की तरह अपनी नटखट अंदाज में कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर उसने होठ बाहर निकाले। उसकी हरकतें देखकर न चाहते हुए भी स्नेहा और रश्मि को भी बैठना पड़ा। कम से कम पूछ तो लेते। वो दोनों हकीकत में पहली बार यहाँ आकर काफ़ी घबरा रही थी, जबकि उनके मुकाबले में वो बिल्कुल रिलैक्स बैठी थी। फिर उसने उंगली से पास खड़े वेटर को अपनी तरफ इशारा किया। ये तो सच था कि जब तक जिस्म पर अच्छे कपड़े और पर्सनालिटी में पैसे की चमक ना हो, तब तक आसपास वाले भी ध्यान नहीं देते। वेटर ने एक बिजी सी नज़र उस पर डाली और फिर उनके पास आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वेटर ने अदब से सर झुकाकर अपनी बात कही। आप प्लीज़ किसी और टेबल पर चली जाएं, ये शिवांश खुराना के लिए रिजर्व्ड है। उसने बेनियाजी से दोनों कोहनियों को टेबल पर रखा और चिन के नीचे हाथ लगाकर बैठ गई। क्यों? शिवांश खुराना साहब ने डॉलर्स देने हैं और हमारे पास भारत की करेंसी है। आदत के मुताबिक अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए वो जैसे वेटर की जान लेने पर तुली थी, जबकि वो अभी तक अपनी बात पर कायम था। आप माफ़ कीजिएगा, मेरी बात नहीं समझ रही हैं मैम। वो शहर के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं और आपका यहाँ बैठना उन्हें एक आंख नहीं भाएगा। वेटर उनके बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की खातिर उसने इतनी लंबी सफाई दी, जबकि उस लड़की पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे पहले ही डर लग रहा था। स्नेहा, जो पहले ही डरपोक थी, इस वक्त भी घबरा रही थी। अगर शिवांश खुराना खुद अगर तुम्हें कहे तो? उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वेटर भी एक पल के लिए चौंक गया। दूसरे पल उसने फिर कहा, प्लीज़ मैम, बात समझने की कोशिश करें। लेकिन अब तक उसे नज़रअंदाज करते हुए वो मेन्यू कार्ड उठा चुकी थी। हाँ, इससे पहले कि मैं आपकी बात समझने की कोशिश करूँ, आप मेरा ऑर्डर लें, ताकि आपकी शिवांश खुराना के आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँ। ज़िद करना तो कोई उससे सीखे। आज तक जो भी ज़िद की, अपने नटखट अंदाज में उसे पूरा किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज की ज़िद उस पर उल्टी पड़ने वाली है। आज वो जिस इंसान से पंगा लेने का सोच रही थी, वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया हिला सकता था। लेकिन उस वक्त के लिए ये सिर्फ उसके लिए एक खेल था, और वेटर को ना चाहते हुए भी चुपचाप ऑर्डर लेना पड़ा। कुछ ही देर में उन्होंने खाना सर्व कर दिया। खाना रखने के बाद वो वापस हटा ही था जब उसने दोबारा वेटर को पुकारा। अगर हमारे जाने के बाद शिवांश खुराना कुछ कहें तो उन्हें बता देना कि उनकी फियांसे खाना खाने आई थी, उनकी रिजर्व्ड टेबल पर।
वो कुछ देर हैरत से देखता रहा और फिर सर झुकाकर पलट गया। ये उनका काम नहीं था कि बात को बढ़ाएं। वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 20 मिनट के अंदर आने वाले इंसान ने इस पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मचा देना है। बड़े मज़े से अपना स्वादिष्ट खाना एंजॉय करते हुए वो भरपूर तरीके से स्नेहा और रश्मि के साथ बातों में लगी थी। कुछ देर पहले का डर अब ख़त्म हो गया था। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली सी बात थी, लेकिन तभी वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। जाने कितने लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। हमेशा की तरह शानदार पर्सनैलिटी, साथ चलते हुए 2 गार्ड्स और उसके फॉरेन डेलीगेट्स। शानदार कपड़े, पैसे की रबाब उसकी चाल से झलक रही थी। तीखे नक्श, चमकती आंखें और नाक पर बैठा हुआ गुरूर। वो किसी को भी मात दे सकता था। वो पहला शख्स था जो अंदर दाखिल हुआ और वहाँ के मैनेजर को खुद स्वागत के लिए आना पड़ा, लेकिन टेबल से चंद कदम से फासले पर सबको रुकना पड़ा और मैनेजर ने माफ़ी मांगती नज़रों से पलट कर देखा। इस वक्त उसका अपना गला सूख रहा था। उसका अपना स्टाफ इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये सब बात की बात थी। उसने शिवांश खुराना की गुस्से भरी नज़रों को महसूस कर लिया था, इसलिए फ़ौरन ही उन्हें दूसरी टेबल की तरफ मुड़ना पड़ा। क्या मैं इस बात का मतलब समझ सकता हूँ मिस्टर नरेंद्र? चबा चबा कर कहते हुए उसने मैनेजर को पुकारा। सबसे माफ़ी मांगने के बाद वो सिर्फ इस बात के लिए उठा था। ये बात उसके अहम पर चोट की तरह लगी कि कुछ लड़कियां उस टेबल पर बैठी मेहमान थीं, जिनके बारे में पीछे खड़ा हुआ मैनेजर को बता रहा था और उसने सुन लिया था, जबकि उसके सामने देखकर मैनेजर अच्छा खासा घबरा गया। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन लड़की की बेइजाज़त की वजह से ऐसी गलती हुई। आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो भला ऐसा इंसान था जो आगे गुंजाइश छोड़ देता? हरगिज़ नहीं। उसे जो चाहिए था वो अभी चाहिए था। और वहाँ खाना खाती हुई लड़कियाँ भी उस आने वाले आदमी की तरफ देखने लगी। स्नेहा और रश्मि का तो खाना ही गले में अटक गया। उन्हें समझ आ चुका था कि ये वही इंसान है जिसकी टेबल पर वो लोग बैठे हैं, जबकि सामने बैठी हुई लड़की बेहद इत्मीनान से खा रही थी। शायद मैनेजर उसी के बारे में बात कर रहा था। तभी वो गोरे रंग वाला शख्स पलटकर उस लड़की को देखने लगा। गुस्से से घूरती हुई नज़रों से उसे देखने के बाद न जाने गुरूर भरे लहजे में क्या कहा कि मैनेजर को खुद उनकी टेबल तक आना पड़ा। आप जा सकती हैं, टेबल को खाली कर दीजिए। उसका लहजा थोड़ा ठंडा था। हर जगह पैसे वालों की औकात होती है। मैनेजर ने वेटर से कहा कि उनके सामने पड़ा हुआ खाना उठा लीजिए और दोबारा ये लड़कियां यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। ये क्या कम बेइज्जती थी। स्नेहा और रश्मि तो फ़ौरन ही कुर्सी से उठ गईं, जबकि वो पूरे हक से मैनेजर की आंखों में देख रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या बदतमीज़ी है? बहरहाल वो मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन चंद कदमों के फासले पर खड़ी लड़की की आवाज़ और लहजा बेहद साफ उसके कानों तक पहुँच रहा था। अगर किसी के पास पैसे है तो वो अपने लिए है। पैसे वालों के तलवे चाटने वाले हो तुम सब लोग, जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। कुछ लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे। मैनेजर ने बात को लंबी नहीं होने दिया। वो वहाँ से पलट गया और उन्हें जाने के लिए कह दिया। बेइज्जती के एहसास से उसकी रंगत लाल हो गई। आंखों में आंसू भरे वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने रुककर पीछे की तरफ कदम उठाए। स्नेहा और रश्मि उसे रोकती रह गई, लेकिन अगले ही पल वो शिवांश खुराना के सर पर खड़ी थी। उसने मुड़कर घमंड से उस छोटी सी लड़की को देखा जो दांत पीसते हुए उस खूबसूरत मर्द को देख रही थी। हज़म तो नहीं हुआ आपसे कि ज़िंदगी में पहली बार अगर कोई अच्छा खाना खा रहा है तो उसे खाने दें? जिस तरह वो बोल रही थी, ये तो ईश्वर का शुक्र था कि फ़ॉरेन गेस्ट उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे, वरना शिवांश खुराना उसे यहीं खड़े खड़े ख़त्म कर देता। और इस वक्त भी उसने हल्का मुस्कुराते हुए गर्दन मोड़ कर उसे देखा। तुम अपने लिए मुसीबतें पैदा कर रही हो लड़की। वो हल्का सा घबराया। पहली बार उसकी घबराहट सुनकर नैना ठिठकी। 2 कदम पीछे हुई और एक बार फिर उसकी आंखों में देखा। बाहर में जाओ तुम और बाहर में जाए तुम्हारा खाना। खा लेना हमारा बचा हुआ खाना। तुम अमीरजादों का पेट भरने के लिए फिर भी सब कुछ कम पड़ जाएगा। गार्ड्स फ़ौरन आगे बढ़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पीछे हटाते वहाँ से निकल गई। जबकि शिवांश खुराना का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की उसे इतना कुछ सुना कर चली गई है।
वो लड़की जिसकी उसके सामने कोई औकात ही नहीं थी। उसका मूड अच्छा खासा ख़राब हुआ था, लेकिन अपनी मीटिंग के लिए उसने दोबारा अपना मूड संभाला। पर जितने घंटे भी वो वहाँ रहा, उसके जहन में लगातार यही हलचल चलती रही। बुड़बुड़ाती हुई वो वहाँ से निकल आई थी, लेकिन हरगिज़ नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है। कभी कभी इंसान जल्दबाजी में वो सब कुछ कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है और वो जल्दबाज लड़की भी कुछ ऐसा ही कर चुकी थी। शाम तक वो इस बात को पूरी तरह भूल चुकी थी। घर में पुलाव बना था और घर पर अच्छी खासी पार्टी हो गई, इसलिए दिन का सदमा भूल कर वो बड़े चाव से पुलाव खाते हुए समीर को ये किस्सा सुना रही थी। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी थी और हमेशा की तरह समीर ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। मैं ऐसे ही तो नहीं कहता कि तुम मेरी शेरनी हो। वो आंख दबाकर उसे शर्माने पर मजबूर कर गया, लेकिन इस सारी शर्म हया को साइड पर रखते हुए उसने समीर को आंखें दिखाईं। अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम मेरा अधूरा लंच मुझे किसी दिन करवा दो। समीर ने मुस्कुराते हुए पुलाव का चम्मच मुंह में रखा। करवा देता हूँ मैम, लेकिन आप जानती हैं कि मैं गरीब हूँ। इसके लिए तो फिर मुझे शिवांश खुराना को ढूंढना पड़ेगा। जाने अनजाने में इस वक्त वो उस आदमी का जिक्र छेड़ बैठे हो जो उनकी ज़िंदगी में न जाने कौन सा जहर घोलने वाला था। आज से 3 साल पहले समीर और उसकी सगाई हो गई थी। उस वक्त जब उसकी माँ का देहांत हुआ था। समीर उसके मामा जी का बेटा था और उसकी भाभी का भाई। माँ के गुजर जाने के बाद वो पूरी तरह अपनी भाभी और भाई के पास थी। सुनीता भाभी का रवैया उसके साथ अच्छा था। वजह ये थी कि भाभी का पति उससे बेहद प्यार करता था, अपने बच्चों की तरह उसे चाहता था और चाहते न चाहते हुए भी भाभी को उसका ख्याल रखना पड़ता था। वैसे भी वो पारंपरिक नंद की तरह हर वक्त भाभी के पीछे नहीं पड़ी रहती थी। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि वो समीर के होने वाले पति की तरह उसकी सगाई शुदा थी और समीर उससे प्यार करता था। पूरा परिवार जानता था कि ये प्यार एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से है। सगाई को 3 साल हो चुके थे, इसलिए अब उसका लास्ट सेमेस्टर पूरा होते ही समीर की दुल्हन बना देने की प्लानिंग हो चुकी थी, जिसे वो दोनों दिल से स्वीकार कर चुके थे। शाम को देर तक वो शिवांश खुराना का जिक्र करते रहे, जो सिर्फ मजाक तक था, लेकिन नहीं जानते थे कि वो लड़की उस आदमी के जहन में बुरी तरह बैठ चुकी है। वो आदमी रात को भी उसका पूरा डेटा निकाल कर सुलगती हुई नज़रों से देख रहा था। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा शिवांश खुराना के रास्ते में आना। तुम जानती भी नहीं हो कि मैं इतनी सी भी रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट अब उसकी उंगली जला रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने लैपटॉप ऑफ कर दिया। अगले दिन का सूरज न जाने अपने साथ कितने हंगामे लेकर आने वाला था। वो सुबह मामूल के मुताबिक कॉलेज के लिए तैयार हुई। मुस्कुराकर सभी को नमस्ते कहते हुए वो बस में सवार हुई। सारा दिन अच्छे से गुजरा और तकरीबन 2 बजे के बाद वो कॉलेज से बाहर आई। आज भाई नहीं बल्कि उसे समीर लेने आने वाला था। भाई किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर था, इसलिए वो ये जिम्मेदारी समीर को सौंप कर गया था और ये जिम्मेदारी तो वो पहले भी निभाया करता था। ये कोई नई बात नहीं थी। पहले भी कभी कभी अगर विकास नहीं होता था तो समीर उसे लेने आ जाया करता था और हमेशा की तरह उसे वापसी पर आइसक्रीम खिलाकर घर ले जाता। इस वक्त भी मुस्कुराते हुए वो समीर का इंतज़ार कर रही थी, जब अचानक कुछ फासले पर खड़ी होने वाली बड़ी शानदार सी गाड़ी पर उसने हैरत से पलट कर देखा। क्या समीर तुम्हें गाड़ी में लेने आया है? कल की बात का असर तो नहीं हो गया उस पर? शाज़ली उसकी तरफ झुकी, जबकि वो अभी तक उस गाड़ी को देख रही थी। हमेशा से ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसे अपनी तरफ खींचा करती थी, लेकिन उसके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसी गाड़ी समीर के पास हो। अगले ही पल गाड़ी का दरवाज़ा खुला। अंदर से निकलने वाले शख्स ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। वो उसकी तरफ आ रहा था, जिसका अंदाज़ा उसे तब हुआ जब वो उससे 2 कदम के फासले पर खड़ा था। उसने सामने वाले की चमकती हुई आंखों में देखा। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। आने वाले ने रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया। उसने हाथ उठाकर अपने चेहरे को ढकना चाहा, लेकिन तब तक वो रुमाल उसके मुंह पर ज़बरदस्ती जमाया जा चुका था।
अगले ही कुछ मिनट्स में वो होशो हवास से बेखबर होकर उसके बाजुओं में गिर गई। पास खड़ी रश्मि को वार्निंग देती हुई नज़रों से देखकर वो पलटा और उसे गाड़ी में डाल दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स बस चीखते रह गए, कोई कुछ भी नहीं समझ पाया और ले जाने वाला उसे इतने लोगों के बीच से उठाकर ले गया था। जिस वक्त उसे होश आया उस वक्त भी वो गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी कहाँ खड़ी थी, उसे यहाँ कौन लाया था, क्यों लाया, वो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन होश में आते ही जिस वक्त उसका दिमाग जागा उसने बड़बड़ा कर इधर उधर देखा। ड्राइवर के अलावा गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी। तभी फ्रंट सीट पर बैठे हुए शख्स ने पलट कर देखा और वह साकित रह गई। वो कोई और नहीं था, वही कल वाला शख्स था जिसकी आंखों पर लगे गॉगल्स के बावजूद वो उसे लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, वो भी नींद से जाग जाएगी। वो चीखना तक भूल गई, लेकिन पास बैठे शख्स के होठों की मुस्कान गहरी होती चली गई। अगर तुम चिल्लाओगी भी तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम्हें यह रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें 2 घंटे के अंदर तुम्हारे घर छोड़ दिया जाएगा। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो बेहोश ही रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो भूल गई थी कि कल उस शख्स के सामने वो कितना कुछ कह गई थी। इस वक्त उसे सिर्फ अपनी इज़्ज़त की परवाह थी, अपने भाई की इज़्ज़त की परवाह। सामने बैठा हुआ शख्स कितनी औकात रखता था उसे कल ही अंदाज़ा हो चुका था। वो उसके सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं थी, जबकि सामने वाला पूरी तरह उस पर झुका हुआ था। इस बार उसने तफसील से उस फूल सी लड़की का जायज़ा लिया। बड़ी बड़ी बादामी आंखें, लंबी पलकें, कंधों तक आते घने बाल जिनको ऊंची पोनीटेल में बांध कर रखा था, चेहरे के दोनों तरफ गिरती हुई 2 लटें, गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स। उसकी उम्र मुश्किल से 24 साल होगी। उसकी गहरी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए वो न जाने क्यों अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी, और इस चीज़ ने भी शिवांश खुराना को सुलगा दिया। वो इतनी बेबस थी कि डर के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, लेकिन वो उसके सामने ना ही चीख पा रही थी और ना ही रो पा रही थी। लगातार दरवाजे को खींचते हुए वो खोलने की कोशिश कर रही थी। सामने वाले ने गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल लिया। उसे सच में किसी की परवाह नहीं थी, ना ही वो किसी से डरने वाला था। नैना ने महसूस किया कि इस वक्त उसका बैग और मोबाइल दोनों चीज़ें उसके पास नहीं है। कटी शाह की तरह उस शख्स के सीने से लगी वो खौफज़दा नज़रों से उसे देख रही थी, जिसे किसी की जाने वाली इज़्ज़त की भी परवाह नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाने दें। अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए वो अपनी ज़िद तोड़ गई। उसने बड़ी दिलचस्प नज़रों से उसे देखा, जो कल भड़की हुई बिल्ली की तरह उसे नोच खाने को दौड़ रही थी, और इस वक्त उसके सामने यूँ खड़ी थी जैसे बहुत मजबूर हो, लाचार हो। वो दिलकशी से मुस्कुराया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि आज तक उसने इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। वो व्यक्तित्व का शाहकार था। हालांकि उसके दिल में समीर बसता था, लेकिन फिर भी सामने खड़े शख्स की पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि न जाने कितने लोगों को रुक कर उसे देखना पड़ा। इस बार उसके चेहरे को मोड़ते हुए उसने उसका रुख उसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दिया जहां वो कल उसे जलील करके गई थी, और अब उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो किस बात का बदला लेने का इरादा रखता है। किसी अमीर कबीर शख्स के साथ एक रेस्टोरेंट में होना किस बात की तरफ इशारा कर रहा था, वो बेहद अच्छी तरह समझ गई थी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि बात समझ ना पाती, और यही बात उसे खौफ का शिकार कर रही थी। उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपने साथ लगाते हुए वो उसके कान के पास झुका। एक गरीब लड़की को एक शानदार सा लंच करवाकर उसे बताना चाहता हूँ कि हम अमीरज़ादे उनका पेट काट कर नहीं जीते। वो वही जहर उगल रहा था जो वो कल उगल कर आई थी, लेकिन फ़र्क था, उसका जहर इतना जहरीला नहीं था जितना इसका खौफ मार देने वाला था। वो कोई तंज नहीं कर रहा था, बस एक नॉर्मल सी बात थी, एक सरगोशी। लेकिन ये सरगोशी भी कितनी जानलेवा थी, ये कोई नैना से पूछता। वो एक अमीर घमंडी राजा के बाजुओं में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय रो रो कर नाम में सर हिलाने के, और सामने वाले की वार्निंग देती हुई नज़रों ने उसके आंसुओं को थम जाने पर मजबूर कर दिया।
अब अगर तुम्हारा एक भी आंसू गिरा तो तुम्हें इतनी देर मज़ीद मेरे साथ रुकना पड़ेगा। बात समझी? वो बहुत आराम से बात करता था, ये उसका अंदाज़ था या जो भी, लेकिन वो उसकी बात को समझते हुए जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाने लगी। स्माइल, वो एक और हुक्म दे रहा था। उसने मुश्किल से अपने होंठों को दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की। शिवांश ने लम्हे भर के लिए उसके गालों में पड़ने वाले डिम्पल्स को देखा। उसे मानना पड़ा कि ज़बरदस्ती की स्माइल कभी भी इतनी प्यारी नहीं हो सकती थी जितनी कि वो आज देख रहा था। और फिर उसका हाथ थामते हुए वो अंदर ले गया, वही टेबल जिस पर कल वो पूरे हक से बैठी थी। उसे अपने सामने बिठाते हुए वो खुद उसके सामने यूं आराम से बैठ गया जैसे सचमुच उसका होने वाला पति हो। कुछ ही देर के बाद वही वेटर हाजिर हुआ। बोलो, क्या बात कर रहे थे? वो क्या मंगवा रहा था? उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस नज़रें झुकाए यूं अपनी सांस रोके बैठी थी जैसे ज़िंदा भी ना हो। और कुछ ही देर के बाद उसके सामने खाना लगा दिया गया। शिवांश सिगरेट को सुलगा कर पीछे हुआ। अब ये सब कुछ तुम्हें खाना पड़ेगा, चलो शुरू हो जाओ। भगवान जाने ये कैसी सज़ा थी जो उस आदमी की तरफ से तय हुई थी और इस लड़की की जान लेने पर तुली हुई थी। वो बुरी तरह रो पड़ी, लेकिन वो बस खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे यकीन दिला रहा हो कि आंसुओं का हर एक कतरा उसके वक्त को बढ़ा सकता है और उसे उसके पास और ज़्यादा नहीं रुकना था। एक पल के लिए उसने कल्पना कर ली थी कि इस वक्त ना ही वो उसके सामने बैठा है और ना ही इधर उधर से उसे कोई देख रहा है। हाथ बढ़ाकर उसने नवाले लेने शुरू कर दिए, 1 2 3, और फिर वो खाती चली गई। जो कुछ उसके सामने आया उसने मुंह में डालकर निगलना शुरू कर दिया। अगर ये सज़ा थी तो वो इस सज़ा के लिए तैयार थी। उसे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक हादसा हुआ था जो उसके घबराने पर मजबूर कर रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, आंखें लाल हो रही थीं, छोटी सी नाक भी लाल थी। उसने इतना खा लिया कि आज से पहले कभी पूरे दिन में इतना ना खाया हो। और पानी का गिलास पीने के बाद नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए नज़रें उठाकर उसी आदमी को देखा और एकदम से वो यूं हंसा जैसे कोई फ़नी जोक हो। एकदम ही वो हंसता चला गया। ये तो तय था कि वो पहली बार बिना किसी बात के इतनी शिद्दत से हंस रहा था। उसे इस तरह हंसते देखना, जाने कितने लोग उसकी तरफ देखने लगे। वेरी फ़नी, तुम्हें तो बहुत जल्दी कर दिखाया। बमुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए उसने कह दिया। वो फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब मैं घर जाऊं? वो यूं पूछ रही थी जैसे कैदी दरवाज़ा खुलते ही फ़रार होने का रास्ता पूछने लगे। उसने कुछ नहीं पूछा, न अपने बैग के बारे में, न अपने मोबाइल के बारे में। उसे बस यहाँ से निकलना था, उस आदमी की कैद से बाहर निकलना था। और इजाज़त मिलते ही वो यूं वहाँ से दौड़ी कि पलट कर भी उसे नहीं देखा। गाड़ी के पास खड़े हुए आदमी के हाथ में अपना बैग देखकर वो भागती हुई उसके पास गई। अजीब लोग थे, पहले यहाँ कोई मौजूद नहीं था, न उसका बैग की कोई ख़बर थी, लेकिन इस वक्त यहाँ वो यूं उसका इंतज़ार कर रहा था जैसे उसी के लिए बुलवाया गया हो। उसके हाथ से बैग और मोबाइल लेकर वो वहाँ से निकलती चली गई। पूरा रास्ता वो यूं खामोशी से तय करके आई जैसे उस पर कोई मंत्र पढ़कर फूंक दिया गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ था क्या। घर में उसके लौटने की खबर फैल चुकी थी। विकास और समीर बेहद परेशान थे और उनको परेशान देखकर एक बार फिर उसके आंसू गिरने लगे। इस वक्त वो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, इसलिए उन्हें दिलासा देकर अपने कमरे में चली आई, जबकि समीर फ़ौरन ही उसके पीछे उसके कमरे में गया। ये सब क्या है नैना? वो सर झुकाए बैठी थी। समीर न जाने कितनी देर से पूछता रहा और फिर आगे बढ़कर उसके कंधों को झंझोड़ डाला। उसने लाल आंखों से उसे देखते हुए सर उठाया। वही कल वाला आदमी मुझे खाना खिलाने लेकर गया था। समीर खड़ा उसे देखता रह गया। क्या ये कोई मजाक है? वो पूछ रहा था। नैना ने रोते हुए ना में सर हिला दिया। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, बस मुझे खाना खिलाया और वापस घर भेज दिया। जो कुछ हुआ था उसने वही बताया, लेकिन समीर दांत पीसते हुए उसका मुंह पकड़ चुका था। और तुमने खाना खा लिया?
मैं क्या करती? मैं बहुत डर गई थी समीर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा वो मुझे मार देगा। उसने रोते हुए ज़िंदगी में पहली बार समीर के कंधे पर सर टिका दिया। वो सोच में डूबी नज़रों से उसे देखता रह गया। कुछ था जो बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि क्या। वो समीर की होने वाली पत्नी थी। वो उससे प्यार करने का दावा भी करता था, लेकिन ये बात भला किसके लिए बर्दाश्त के काबिल होती है कि कोई भी किसी दूसरे की अमानत पर नज़र डालना शुरू कर दे। और शायद समीर के लिए भी नहीं थी। नैना अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच शक की दरार पड़े, लेकिन अगले आने वाले दिनों में वो आदमी यूं गायब हुआ जैसे बस एक बुरा सपना हो, और वो उसे भूलकर दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आई। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद उस दिन उसका बर्थडे था। घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को भी बुला लिया, और समीर तो फिर विशेष मेहमान था। बस एक छोटी सी रस्म हुई जिसमें केक काटा गया। उसने गिफ्ट्स हासिल किए और फिर देर तक रश्मि और स्नेहा के साथ बातें की। तकरीबन 11 बजे के करीब वो अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ मौजूद था। आदत के मुताबिक सोने से पहले उसने डायरी उठा ली। बाहर चांद चमक रहा था, खिड़की का दरवाज़ा खुला था और चमकते हुए चांद की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। मध्यम सी रोशनी में वो डायरी पर अभी लिख ही रही थी जब उसे एक अजीब खुशबू अपने कमरे में फैलती हुई महसूस हुई। एक पल के लिए उसकी धड़कन साकित हुई। न जाने किस एहसास के तहत उसने पलट कर देखा, और चंद कदमों के फासले पर खड़ा मुस्कुराता हुआ शख्स उसे आसमान से टूट पड़ने वाली मुसीबत की तरह लगा। वो धक से रह गई। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त उस शख्स को अपने सामने खड़ा देखना मौत देखने के बराबर था। जन्मदिन मुबारक हो मोहतरमा। हे भगवान, ये कैसा आदमी है? एक घमंडी सरभरा शख्स जो उस पर हावी होकर उसकी ज़िंदगी को अजाब बना रहा था। वो दीवार के साथ जा लगी। उसका इस वक्त डर से बुरा हाल था। अगर उसे पता होता कि ये शख्स यूं उसके गले पड़ जाएगा तो वो कभी भी उस दिन उसके साथ बदतमीज़ी ना करती। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका था, और अब वो पूरे हक से उसके कमरे में उसे बर्थडे विश करने आया था। उसके बारे में वो इतनी जानकारी कैसे रखता था? क्या कुछ जानता था? ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन ये सब कुछ सब्र तोड़ देने वाला था। जाएं मेरे कमरे से, उसने बस यही कहा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए पीठ पर हाथ बांधे उसे देखता रहा। खाना खिलाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता, लेकिन मैंने पहली बार किसी को देखा जो इतना प्योर है, इतना निश्चल। वो उसके नज़दीक आ रहा था, इतना नज़दीक कि हाथ दीवार पर टिकाते हुए वो हल्का सा उसकी तरफ झुका। नैना को लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा, वो सांस लेना भूल जाएगी। मैं किसी और की होने वाली पत्नी हूँ। अगर मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं तो ये भूल है आपकी। माहुशय, आज वो अपने घर में खड़ी थी। आज वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन ये भी उसकी गलतफहमी साबित हुई जब सामने वाले ने उसे गर्दन से पकड़कर थोड़ा अपने करीब कर लिया। वाओ, इंटरेस्टिंग न्यूज़। अपने होठों को गोल शेप देते हुए वो यूं हैरान हुआ जैसे इस खबर को एंजॉय कर रहा हो। हालांकि वो मासूम लड़की नहीं जानती थी कि जो उसकी सालगिरह के बारे में जानता है, जो उसके कमरे के बारे में जानता है, क्या वो ये नहीं जानता होगा कि वो पहले से और कोई ज़िंदगी में शामिल कर चुकी है। अगला पूरा हफ्ता है तुम्हारे पास। जो आदमी तुम्हारा होने वाला पति है उसे कहो कि तुमसे विवाह कर ले, तुम्हें अपना बना ले, क्योंकि अगले हफ्ते के आखिरी दिन तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। मिस नैना शिवांश खुराना। वो फटी आंखों से उस शख्स को देखती रह गई। अपने नाम पर उंगली उठाकर उसने उस शख्स को सुनाना चाहा, जिसने उसकी नाजुक सी उंगली को पकड़कर उसकी आंखों में देखा और फिर हल्का सा उसकी तरफ झुका। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। वो किस तरह उसके सामने से चला गया। वो चीख भी नहीं पाई, उसे पकड़ नहीं पाई, बस जैसे उस पर कोई मंत्र फूंक दिया गया हो उसे अपने वश में करने के लिए, कोई टोना किया गया हो। और ये उस वक्त बेबसी की इंतहा थी कि फ़र्श पर बैठे हुए वो इतनी शिद्दत से रो पड़ी कि घुटनों पर सर रख कर उसे सिसकना पड़ा। उसका पूरा वजूद हिल रहा था, दिल कांप रहा था। वो कुछ उसकी ज़िंदगी में होने लगा था। उसके डर पहले ही उसे खौफ में मुब्तला कर रहे थे।
अगले ही पल वो दौड़कर मोबाइल के पास गई, समीर का नंबर डायल किया। उसे हर हाल में उसे आगाह करना था, उस आदमी के बारे में बताना था। दूसरी तरफ से उसकी दूसरी कॉल अटेंड कर ली गई। नींद में डूबी हुई आवाज़ समीर की थी जो उसके कानों से टकराई और वो एक बार फिर रो पड़ी। उसे उस आदमी को खोना नहीं था जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। वो सारी ज़िंदगी उसे यही कहती रही कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त जब बारी उसे खोने की आई तो वो एहसास कर रही थी कि वो उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। उसका दिल चाहा कि वो एक पल में उसे सब कुछ बता दे, कैसे वो शख्स उसके कमरे में आया, लेकिन पिछली बार की शक भरी नज़रें उसके दिमाग में घूम गई और वो कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो बोली तो सामने वाले ने आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया कि वो रो रही है। कहो, तुम रो रही हो नैना, क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो तड़प गया हो। हम कल विवाह कर रहे हैं या परसों, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिनों के अंदर अंदर तुम मुझसे विवाह करोगे। भाई को कॉल करो, भाभी को, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे विवाह कर रहे हो। बड़बड़ाते हुए उसके मुंह में जो कुछ आ रहा था वो कहती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ समीर का घबरा जाना लाजमी था। क्या तुम ठीक हो? वो बार बार पूछ रहा था, लेकिन वो बस अपनी बात बार बार दोहराने के बाद खामोश हो गई। मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, परसों कर लेंगे जब तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। वो एक बार फिर परेशान था, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं बता पाई। बस एक खामोशी थी। वो अपनी बात पर अड़ी रही और अगले दिन समीर ने सचमुच विकास से बात कर ली। विकास भी हैरान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हुआ क्या है? बस वो एक ही ज़िद पर कायम थी, उसे 2 दिनों के अंदर अंदर समीर से विवाह करना है। आखिर जल्दी किस बात की है? भाई पूछ पूछ कर थक गया। समीर बेकरार था, लेकिन वो बस खामोश थी। और वो शाम ये तय हो गया था कि अगली सुबह विवाह की तैयारियां होगी और कल शाम वो समीर की पत्नी बन जाएगी। बस एक सुकून था, एक इत्मीनान जो उसकी रग रग में फैल गया। उसका भाई उस पर विश्वास करता था, समीर उससे प्यार करता था, और ऐसे में उस सरफिरे शख्स को मात देना वो बेहद अच्छी तरह जानती थी। एक बार बस वो समीर की पत्नी बन जाए, उसके बाद उस पर केस करेगी, उसने सोच लिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मामला किस हद तक जा पहुंचा है। घर पर किसी को नहीं बुलाया गया था, बस चंद करीबी लोग थे। इतनी हड़बड़ी में विवाह क्यों हो रहा था ये विकास नहीं जानता था, ना ही वो किसी को सफाई दे सकता था, इसलिए बस चुपचाप वही किया जो उसे ठीक लगा। तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब वो अपने कमरे में मेहंदी लगा रही थी। समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा जगमगा रहा था, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अंदर दाखिल होते ही उसके सामने बैठते हुए उसके मेहंदी लगे हाथों को थाम लिया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, माय लकी चार्म। वो खुशियों भरी आंखों से अपने होने वाले पति को देखती रह गई, जो सिर्फ उसका था, और फिर समीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लेटर उसके हवाले कर दिया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे जॉब का ऑफ़र आया है। अभी अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल कर आ रहा हूँ। नहीं जानता कि किस्मत किस तरह खुल गई। तुम जानती हो सैलरी क्या है? 2.5 लाख। 2.5 लाख महीना। यूँ लग रहा था वो पागल हो गया है, जबकि वो बस मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी खुशी को देख रही थी। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी मुझे विदेश भेज देगी, ब्राइट फ्यूचर, जहाँ मुझे कुछ साल रहना पड़ेगा। वो बड़े प्यार से उस आदमी को खुशी को देखती रही जिसने बेहद आदर से उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। लेकिन कंपनी की एक शर्त है। कौन सी? इस बार उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। आज शाम वो उस आदमी की पत्नी बनने वाली थी जिसकी ज़िंदगी बदल गई थी। मुझे ये विवाह लेट करना होगा क्योंकि कंपनी की ये शर्त है कि मैं तब तक किसी भी वैवाहिक रिश्ते में नहीं बन सकता। तुम तब तक मेरा इंतज़ार कर सकती हो ना? वो हैरान और परेशान उस आदमी को देखती रह गई। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आज शाम हमारा विवाह है, बस। भड़कते हुए उसने अपने दोनों हाथों को खींच लिया। समीर ने आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा थामा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। विवाह के बिना भी तुम सिर्फ मेरी ही हो, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के नाम से जाने जाएंगे।
वो आदमी पागल हो चुका था और उस पागलपन का शिकार उसे बना रहा था। आखिर वो कौन सी कंपनी है जो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है? इस बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आगे कुआं था और पीछे खाई। अगर वो समीर से बिछड़ जाती तो फिर कभी नहीं मिल पाती। अगर शिवांश खुराना ने कहा था कि वो उससे विवाह करेगा तो फिर लाजमी करेगा और उसे हर हाल में समीर को अपनाना था। देखो, सिर्फ सिंगल कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब ज़रूरी है और मैं हर हाल में इसे अपनाना चाहता हूँ। पहली बार उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसने दोबारा सवाल किया। समीर ने एक बार फिर उसके हाथों को पकड़ा। हरगिज़ नहीं, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, हमेशा रहोगी, लेकिन मुझे फ़िलहाल के लिए इस विवाह को कैंसिल करना पड़ेगा। उसकी सांस गले में अटक कर रह गई। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी यूं उसे रास्ते में छोड़कर पलट जाएगा, जो उसे प्यार की कस्में खाता था, जो हमेशा उसे कहता था कि वो उसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकता है। उसने कह दिया कि वो आज शाम उसकी दुल्हन बनेगी और उसे हर हाल में पंडाल में आना होगा। दोनों में से वो किसी को भी चुन ले। धन दौलत दोबारा आ सकती है, लेकिन वो दोबारा उसके हाथ नहीं आएगी। और समीर उसकी ज़िद पर दो बातें सुनाकर घर से निकल गया। उसने किसी को भी नहीं बताया। समारोह में आने वाले मेहमान घर पर मौजूद थे। वो ऑफ वाइट रंग के शरारे में तैयार हुई। उसे यकीन था समीर ज़रूर आएगा। वो सारी दुनिया को छोड़ सकता है, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। सुनीता भाभी, कॉल करो। किधर है तुम्हारे माता पिता? समीर से कहो जल्दी आए, मुहूर्त निकला जा रहा है। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं था, जबकि शुभ मुहूर्त 7 बजे से पहले का था। वो बस यूं ही चुपचाप अपने हाथों को देखती बैठी रह गई। सब लोगों ने कहा था कि दुल्हन बनकर वो बेहद सुंदर लग रही है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा। रश्मि और स्नेहा हमेशा की तरह उसके पास बैठी थीं, उसे दिलासा देने के लिए तैयार थीं, लेकिन उसकी आंखों का खालीपन नहीं जा रहा था। 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे और फिर कानाफूसी शुरू हो गई। पहले जो बात थोड़ी थोड़ी कानों में घुली थी, वो अब बात यकीन का रूप लेकर उनके सामने खड़ी थी। क्या होगा? सुनने में आया था कि किसी अमीरजादी ने इसे उठा लिया था। समीर को हर हाल में आना चाहिए था। उसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस कांपते हुए हाथों से समीर का नंबर डायल करती रह गई, लेकिन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। सुनीता भाभी को भी कोई बहाना नहीं मिला। वो नहीं जानती थी कि विवाह की शाम उसका भाई कहाँ गायब हो गया। हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उसकी पसंद की पत्नी का मामला था। होने वाली पत्नी उसके लिए तैयार थी और वो हर रिश्ते और हर कसम से मुकर गया। बड़ी कोशिश के बाद उसने मोबाइल गोद में रख दिया। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखे वो बड़ी शिद्दत से रो पड़ी और तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। साफ तौर पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पलकें लरज़ रही थीं, होंठ कांप रहे थे। मोबाइल पर अननोन नंबर था। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। समीर, तुम किधर हो? ये क्या तरीका है? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। वो अभी तक शिद्दत से रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ से उभरने वाली खामोशी उसे अजीब सी घबराहट में डाल रही थी। समीर, उसने उस पल एक कमज़ोर सी आहट पर कहा और दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ ने उसे साकित कर दिया। शिवांश खुराना। बिल्कुल तैयार बैठा हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। बकवास बंद करो तुम घटिया इंसान, वो चीख पड़ी। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने कहा था कि तुम रास्ते से हट जाओगे। आज मेरा विवाह हो रहा है, मैं समीर की पत्नी बनने जा रही हूँ। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, कमीने इंसान। उसने किसी की परवाह नहीं की, ना किसी मेहमान की, ना पास बैठे हुए रिश्तेदारों की। वो सिर्फ चीख रही थी। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ। वो तुमसे विवाह करने आता तो मैं चुपचाप अपने कदम वापस लेता। और ऐसा ही हुआ। रात बीत गई, लेकिन वो आदमी नहीं आया। वो बस यूं ही दुल्हन बनी बैठी रह गई। रिश्तेदार एक एक करके घर से निकलते चले गए। विकास की इज्जत दागदार हो गई थी। लोगों ने 100 तरह की बातें बनाई, उसके चित्र पर उंगलियां उठाईं, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि समीर का लालच उसे इतना अंधा कर चुका था कि उसने अपने प्यार को गंवा दिया।
उस लड़की को गंवा दिया जो उसके इंतज़ार में बैठी रह गई, जबकि कोई नहीं जानता था कि ये चाल कहाँ से चली गई थी। दूसरे दिन वो एक बड़ी फ़ौज के साथ उनके दरवाज़े पर था। शिवांश खुराना का रिश्ता आया था उनके दरवाज़े पर। इतना रुबाब तो बनता था। और विकास बस हैरान और परेशान था। वो एक कमरे में एक कोने में लग कर बैठी रही। उसे लगा था उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। वो आदमी अपनी ज़िद पूरी कर रहा था। न जाने उसने विकास से क्या कहा। विकास जब उसकी मंजूरी लेने के लिए आया तो उसने उसे इतना ही बताया कि शिवांश खुराना उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, वो भी इसी हफ्ते। उसके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। रात से रो रो कर जैसे उसके आंसू ही ख़त्म हो गए थे। चीख चीख कर अपनी चीखों का गला घोंट दिया था और आखिरकार विकास ने उस शख्स को मंजूरी दे दी थी। अब वो सारी ज़िंदगी अपने बहन को घर पर तो नहीं बिठा सकता था। और ठीक 2 दिनों के बाद उस शाम को पूरे रोब दाब से बारात लेकर वो आ गया था। वो विवाह करने आया था, उसे इज्जत से हासिल करने। विवाह से कुछ वक्त पहले वो एक बार फिर दुल्हन बनी हुई थी। आज सिर्फ विवाह नहीं था, वो उस आदमी के साथ जाने वाली थी। उसने सर उठाकर देखा। वो कमरे में अकेली थी। क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? उसने चुपचाप आगे बढ़ते हुए समीर की गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। कर सकती थी अगर तुम मेरे पास खड़े होकर पूरी दुनिया को बताते कि मुझे इंतज़ार का आदेश देकर जा रहे हो, फ़रार होकर नहीं, मुँह छुपाकर नहीं। उस दिन उसने अपने साथ साथ समीर को भी जलील कर दिया था। उस दिन वो शिवांश खुराना के पास जाकर बैठ गई थी। उसके साथ होने वाले मंत्रपात ने उसे उसकी पत्नी बना दिया। लम्हे भर में वो न जाने ज़मीन की कितनी गहराई से उठकर राज सिंहासन पर बैठ गई। उस आदमी ने उस मासूम लड़की पर बेहिसाब दौलत नछावर कर दी। वो उसे पूरी इज्जत से विदा करवा कर ले गया। उस हवेली में कदम रखते ही उसे लगा था जैसे कोई महल है जिसकी रानी वो बन गई हो। दुल्हन बनकर उस पर बेहद रूप आया था और फिर लाखों का जोड़ा, आभूषण सब कमाल थे। हवेली में नौकरों के अलावा सिर्फ एक हस्ती थी, शिवांश खुराना की माँ, जो व्हीलचेयर पर थी। प्रसाद के कारण उनका आधा शरीर लाचार था। वो चमकती हुई आंखों से अपनी बहू को देखती रहीं और उस आदमी से नफ़रत होने के बावजूद नैना ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने अपने बेटे की पसंद की तारीफ़ की। वो पीठ पर खड़ा न जाने क्यों हल्का सा मुस्कुरा दिया। जानता था वो नाराज़ है, लेकिन ये नाराज़गी इतने दिन कायम नहीं रह सकती और ना ही वो रहने देगा। कुछ रस्मों के बाद उसे शिवांश खुराना के कमरे में भेज दिया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी शुरुआत ये रूप इख्तियार कर लेगी। उसने सारी ज़िंदगी अपने पति के रूप में समीर को देखा था, लेकिन हकीकत यही थी कि वो आदमी उसकी नज़रों से गिर चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी जॉब के लिए, चंद लाखों के लिए उसे छोड़कर जा सकता है। अगर वो एक बार छोड़ सकता है तो फिर सारी ज़िंदगी छोड़ सकता है। वो वैसे ही बैठी रही जब शिवांश कमरे में दाखिल हुआ। उस शख्स के साथ फूलों की दिलफरेब खुशबू के झोंके अंदर आए। वो उसके सामने आकर बैठा, बेहद करीब, और फिर उसकी सांसों को महसूस करते हुए नरमी से झुका। उसके चेहरे को चिन से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसकी कांपती हुई पलकों को देखकर वो न जाने क्यों बहक रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। आदत के मुताबिक उसने हल्की सी सरगोशी की। नैना ने आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा। हाँ, जैसे मैं कोई खिलौना थी, कोई रोना धोना नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। वो शिकवा कर रही थी और वो उसके हर शिकवे पर शर्मिंदा होने को तैयार था। जैसे ये सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं था। बिल्कुल इस तरह ये सब कुछ मेरे बस में भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं रास्ते से हट गया। मैंने तुम्हारे होने वाले पति को मौका दिया, उसे 2 रास्ते दिए, जिसकी मर्ज़ी वो चुनाव कर ले। अगर वो तुम्हें चुनता, तुम्हारे प्रति वफ़ादारी दिखाता, तो ये शिवांश खुराना का वादा था, वो दोबारा तुम्हारी तरफ पलटकर भी ना देखता। वो परेशान नज़रों से देखती रह गई, लेकिन उसकी बात का मतलब अभी तक नहीं समझ पाई थी। हकीकत यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर ज़िंदगी में मैंने दौलत से ना दबने वाला कोई वजूद देखा है जिसमें दम था कि वो नज़रें मिलाकर मुझसे बात करे, तो वो तुम थी। और हकीकत यह है कि मुझे तुम दिलो जान से प्यारी हो।
ये सिर्फ़ एक रात का नशा था या जो भी, वो हरगिज़ नहीं जानती थी, लेकिन उस वक्त तक उसे उस शख्स पर यकीन नहीं था जो कुछ करीब आकर उसकी सांसों में घुलकर उसकी खुशबू से वाकिफ़ हो रहा था। उसने सिसकते हुए शिवांश की शर्ट को पकड़ लिया। उसे सच में डर लग रहा था, लेकिन तब तक उस शख्स ने अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। वो उसे यूं छू रहा था जैसे वो गुलाब का एक फूल हो जो सख्त पकड़ पर मुरझा जाएगा, जो अपनी खुशबू या रंग छोड़ देगा। वो रात उन दोनों के बीच एक ऐसी रात थी जिसे मिलन की रात कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। अगली सुबह वो उसकी छाया में जागी और शिवांश खुराना की सबसे हसीन सुबह वही थी। विकास और सुनीता भाभी उनके लिए नाश्ता लेकर आए। वो विकास के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था, सबकी बेहद इज्जत करता, लेकिन नैना अभी भी चुप थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो दिल से उसे अपना पति स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उस शख्स की जल्दबाजियों पर उसका विश्वास ना बैठना लाजमी था। उस दिन पूरी खुराना कंपनी में हलचल मची हुई थी। खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक पूरे 3 हफ्तों के बाद कंपनी की खबर लेने आ रहे थे, और ऐसे में शिवांश खुराना के गुस्से से बचना कौन नहीं चाहता था। शानदार सी गाड़ी से उतरते हुए उसने गॉगल्स अपनी छिपी हुई आंखों से अपने सपनों की ताबीर देखी और फिर पलटकर अपनी पत्नी को देखा। लेयर्स में कटे हुए बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, हाई हील्स, लंबी कुर्ती के साथ नज़ाकत से किया हुआ मेकअप और चेहरे पर छाया हुआ इत्मीनान। शिवांश ने आगे बढ़कर प्यार से उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों ऑफिस में एंटर हुए। सब लोग उनका स्वागत करने के लिए बेताब थे। वो कोई आम आदमी नहीं था, शहर का जाना माना बिजनेसमैन जो बिज़नेस की दुनिया पर राज कर रहा था। उस पर फूल बरसाए गए, गिफ्ट्स दिए गए और मुस्कुराकर वो हर एक से बधाई स्वीकार कर रहा था। जब उसके साथ चलती हुई लड़की ने आत्मविश्वास से सर उठाया, एक कोने में उसे साकित खड़ा हुआ एक आदमी नज़र आया। उसे लगा ये उसकी नज़र का धोखा है, लेकिन ये हकीकत थी। वो अपने हमसफ़र के साथ कदम से कदम मिलाकर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, लेकिन नज़रें उसी आदमी पर जमी हुई थीं जिसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो एक कोने में साकित खड़ा था, जैसे उसकी जान निकल चुकी हो, और उसके पास से गुज़रते हुए उसके बॉस ने रुक कर एक नज़र देखा। वो नज़रें फेरते हुए सर झुका गया। शिवांश खुराना सवालिया नज़रों से देख रहा था, यह सिर्फ देखने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो सर झुकाए खड़ा हुआ अच्छा खासा घबरा गया। नमस्ते सर, माई सेल्फ समीर वर्मा। वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। उस दिन उसे अपने साथ खेले गए खेल का अंदाज़ा हुआ। खेल खेलने वाले ने इतनी मेहनत से खेला था कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। नमस्ते मिस्टर समीर, उसने बड़े आकर्षण से मुस्कुराते हुए नमस्ते का जवाब दिया और फिर सबको पलट कर देखा। ये है मिसेस नैना, शिवांश खुराना। वो तारुफ करवा रहा था जबकि शिवांश का एक हाथ नैना के कंधे पर था। वो बस हैरत से उस शानदार से मर्द को देख रही थी जो न जाने कब, कहाँ और किस तरह उसके नसीब में लिख दिया गया था। सारी कहानी उसके सामने खुल गई। यूँ समीर को एकदम से जॉब का ऑफ़र आना, इतनी सैलरी और वो खेल। उस रात शिवांश के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। मैंने उसके सामने 2 रास्ते रख दिए। अगर वो ज़रा भी तुम्हारे प्रति वफ़ादार होता तो मैं रास्ते से हट जाता, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं बना था। जो तुम्हें एक बार छोड़ सकता है वो तुम्हें 1000 बार अपने स्वार्थ के लिए छोड़ने की हिम्मत कर सकता है। और उस शाम उसने शिवांश के कंधे पर सर रखा। आपने समीर को ऑफ़र दिया था सिर्फ इसलिए कि वो रास्ते से हट जाए? शिवांश ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके माथे पर होंठ रखे। नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो किसी एक का चुनाव कर ले। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। मुझे जब तुमसे प्यार हुआ था तब मुझे लगा कि मैं 2 लोगों के बीच आ गया हूँ। वो एक बार फिर उसके चेहरे को पकड़कर अपने करीब ला चुका था, लेकिन यकीन करो मैं तीसरा आदमी नहीं था। जो तीसरा था वो खुद ब खुद निकल गया। उसकी आंखों में अब आंसू चमक रहे थे। क्या तुम समीर से प्यार करती हो? अब भी वो दोबारा पूछ रहा था। उसने चुपचाप सर झुका लिया। नहीं, उसने ये साफ जवाब दिया। वो दोबारा उसके चेहरे को मोड़ कर अपने करीब कर गया। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस सवाल पर वो एक बार फिर हैरान होकर उसे देखने लगी और फिर ना में सर हिला दिया। क्या हो सकता है कि तुम शिवांश खुराना से प्यार कर लो? वो एक बार फिर पूछ रहा था और उसने हाँ में सर हिलाया।
हो सकता है अगर मुझे लगा कि शिवांश खुराना प्यार के काबिल है तो वो मेरी मोहब्बत को पा लेगा। उस वक्त वो नहीं जानती थी कि आने वाला हर पल उसे बताएगा कि शिवांश उसके लिए कितने प्यार के काबिल है। कभी कभी हमारे चुनाव में गलती हो जाती है। हम जल्दबाजी में किसी ऐसे इंसान को चुन लेते हैं जो हमें अपने लिए बेहतर लगता है, लेकिन वक्त आने पर कोई यूं दामन छुड़ाकर हमसे दूर भागता है जैसे हम किसी बीमारी का शिकार हों। स्विट्ज़रलैंड की ठंडी हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। ऊनी कोट को कंधों पर डालकर वो बाहर गिरती हुई बर्फ़ का नज़ारा देख रही थी। पिछले 2 हफ्तों से वो दोनों यहाँ थे। उसे लगा उसका हर सपना पूरा हो गया है। वो सपना जो आँखों ने देखा भी नहीं था, उसे ताबीर मिल चुकी है। अचानक से शिवांश ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और वो ज़ोर से उसके सीने से जा लगी। कभी तो मुझे अपने सपनों की दुनिया में रहने दिया करें, हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने शिकवा किया। शिवांश ने अपनी नाक को उसकी नाक से जोड़ा। हरगिज़ नहीं, जब तुम्हारे सपनों की ताबीर तुम्हारे सामने है तो फिर उस दुनिया में रहने का क्या मतलब हो सकता है। वो आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। यहाँ से वापस घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। अपनी तरफ से उसने बात को घुमाया, जबकि शिवांश ने झुकते हुए उसकी गर्दन पर होंठ रखे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रोमांस मिल रहा है। उस शख्स की बेबाकी पर वो ऐसे ही घबरा जाती। बहुत गंदे हैं आप। उस वक्त वो सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कह रही थी, जबकि वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। और जब वो हंसता वो यूं ही एक जादू में खो जाती, जैसे कोई मंत्र पढ़कर उस पर फूंका जा रहा हो, जैसे कोई तिलिस्म हो जो आसपास टूटकर बिखर रहा हो। और जब वो उसे यूं देखती गई तब शिवांश ने उसे चिन से पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों पर टिका दिए। किसी दिन नज़र ही ना लगा दो मुझे, अभी तो मुझे प्यार नहीं है। जिस दिन प्यार होगा उस दिन तो आंखों से ही मार दोगी मोहतरमा। जबकि उसने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रख दिया, जो उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। उसे लगता था कि यह आदमी प्यार के काबिल है, चाहे जाने के काबिल है, जो रिश्तों को निभाना जानता है। वो उसे वो इज़्ज़त और स्थान दे चुका था जिसकी वो हकदार थी, जिसकी कोई भी कामना कर सकता था। और अब उस पर लाजमी था कि वो उस शख्स को अपने लिए सबसे बड़ा प्यार मानकर उसके प्यार में डूबती रहे। बेहद गुर्बत पर पिघलते हुए उसने सांस लेने के लिए शिवांश को ज़रा सा खुद से दूर किया, जबकि अच्छा खासा बुरा मानकर वो उसकी गाल पर होंठ रख गया। बुरी बात बेगम, इस तरह प्यार करने वाले पति को खुद से दूर करना पाप होता है, और अगर पति पत्नी को तंग करे तो क्या उसका पाप नहीं होता? वो भी बराबर जवाब दे गई। अच्छा बताएं, मैंने आपको कहाँ तंग किया? वो दिलकशी से उसके चेहरे को देखकर उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। अब देखने में ऐसे नहीं लगते। दिल चाहता है कि सारी दुनिया को आपके काले करतूत बताऊं। वो भी बुरा मानते हुए मुंह फुलाकर कह गई, और उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सर रख गया। फिर ऐसा करें कि हमारे बेडरूम में एक कैमरा लगा दें। जब आपका पति रोमांस करने लगे तो आप सारी दुनिया को दिखा सकें। वो अपनी बेबाकी से उसे लाल किए जा रहा था। उससे प्यार करता था और उसे प्यार जताना आता था। उसे दिलकशी से मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि प्यार इसी का नाम है। कभी कभी रुख बदल कर देखें, हो सकता है कि ज़िंदगी आपके लिए नए दरवाज़े खोलने के लिए बेताब हो। कभी कभी अपनी बनाई हुई सीमा से बाहर निकल कर देखें। बाहर की दुनिया बहुत विशाल है, वहाँ हर मुसीबत का समाधान पाया जाता है, अगर ईश्वर चाहे तो।